तो हम लोग फिर से हाजिर हैं आपके साथ पॉलिटिकल चर्चा के लिए। देश पॉलिटिकल मोड में आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पक्ष विपक्ष के नेता रोजाना रैली कर रहे हैं और यहाँ तक कि कई पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स के नाम की घोषणाएं करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन उत्तर भारत की सब बात कर रहे हैं, लेकिन साउथ में जो गेम होने वाला है उसकी आज हम बात करेंगे, क्योंकि सबकी नजरें तो उत्तर भारत में थी सर, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी ने जिस प्रकार से सेंध लगाई है वहाँ के वोटर्स पर अपने मिशन कंप्लीट करने के लिए, वो बड़ा दिलचस्प दिखाई दे रहा है। क्या कहना है आपका? जी जी, देखा जाए तो अभी उत्तर भारत में या फिर जो विपक्षी पार्टियां हैं जी, अपने अभी सीट बंटवारे को लेकर ही एक एक नतीजे तक नहीं पहुंच पाई हैं। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी ने जो है अपनी स्ट्रेटेजी के साथ में जो पहली लिस्ट जारी कर दी 195 लोगों की, साथ ही उनका जो इस बार फोकस है वो दक्षिण भारत के राज्यों पर है। बिल्कुल। और दक्षिण भारत के राज्यों में अगर हम आज केरला की चर्चा करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है आने वाले लोकसभा के जहाँ तक परिणामों की बात है। तो कुल मिला के सर 20 सीटें हैं केरला में। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम 2014 की बात करें तो वोट परसेंटेज लगभग 10 से 12 के बीच था। उसके बाद उनका जो 19 में बढ़ गया, उसके विधानसभा चुनाव में थोड़ा और बढ़ा। तो क्या इस बार मान सकते हैं कि 5 से 10 सीटें बीजेपी ला सकती हैं? हाँ, देखिए, जैसा कि आपने कहा कि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में उनकी जो है वोट का परसेंटेज 10% था। उसके बाद में उन लोगों ने 2019 में जो है उसको बढ़ा के 13% किया और 2021 के जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें उन्हें 14% वोट जो है प्रतिशत प्राप्त हुआ। और इस बार जिस तरह से उन्होंने तेजी से अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, 20 जो वहाँ पर लोकसभा सीट है उसमें 12 जगहों पे उन्होंने जिस तरह से अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। और आपको मैं बहुत उसमें महत्वपूर्ण बात बताऊं कि उस 12 कैंडिडेट की लिस्ट में उन्होंने 2 यूनियन मिनिस्टर उतारे हैं और 2 महिला कैंडिडेट हैं। एक मुस्लिम कैंडिडेट भी है सर। और एक मुस्लिम कैंडिडेट है जो कि वो पहले वीसी भी रहे हैं कालीकट यूनिवर्सिटी के। तो उनके ऊपर जो है उन्होंने 2021 में ही 2021 में असेंबली का चुनाव भी लड़ा था। ये इंटरेस्टिंग बात है। उनको मात्र 5% वोट मिला था उस असेंबली इलेक्शन में। लेकिन इस बार उनके ऊपर बीजेपी ने अच्छा कॉन्फिडेंस दिखाया है और उनको जो है वहाँ की मामल्लपुरम जो कि मुस्लिम बाहुल्य। तो बीजेपी का सर किसी गठबंधन है उस राज्य में, केरल में किसी के साथ गठबंधन? नहीं, गठबंधन नहीं है। उन्होंने गठबंधन नहीं किया है किसी कोई ऐसी खास पार्टी के साथ में, क्योंकि वहाँ पर जो केरला की राजनीति जो है यूडीएफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, जो कि कांग्रेस लेड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें कि IUML, RSP और KCJ केरला की एक पार्टी है वहाँ पर लोकल जो है और है वो उसको उसके साथ में वो उनका अलायंस होता है। और दूसरी धुरी होती है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट में CPI, CPM और एक और पार्टी है। तो मुख्यतः CPI और CPM है। तो 2 धुरी पे बड़ी हुई पार्टी है। तीसरा जो है, क्योंकि लेफ्ट वहाँ पर जो पिछली बार का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ कांग्रेस ने स्वीप किया था, लेफ्ट को 4 या 5 सीट जो मिली थी, तकरीबन 4 सीट जहाँ तक मैं सही हूँ। तो इस बार अगर हम देखें तो सर एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। कांग्रेस तो है ही, लेफ्ट भी है, साथ में अगर भारतीय जनता पार्टी भी अगर मजबूत रहती है, त्रिकोणीय मामला समझ सकते हैं यहाँ पर। त्रिकोणीय मामला इसी को बचाने के लिए जो वहाँ का लेफ्ट अलायंस है, LDF है, वो कोशिश ये कर रहा है कि इंडिया ब्लॉक के तहत लेफ्ट ने भी ज्वाइन किया है। तो वो और कांग्रेस पार्टी दोनों जो है ये कोशिश कर रही हैं कि वहाँ अपने आपस की लड़ाई में नुकसान को बचाया जाए। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि CPI ने जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है उसमें जो है उन लोगों ने अपनी सीट्स डिक्लेयर कर दी हैं। वहाँ पर उन लोगों ने जो है अपने कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर कर दिए हैं। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं कि जो वायनाड सीट है जहाँ से राहुल गांधी जीते थे, वहाँ पर ऑलरेडी CPI का एक कैंडिडेट डिक्लेयर किया जा चुका है, जो कि आप CPI के बड़े नेता हैं D राजा, उनकी पत्नी एनी राजा है। राहुल गांधी के लिए बड़ी समस्या होगी सर, क्योंकि अमेठी से स्मृति ईरानी इस बार फिर से मैदान में है। तो क्या सवाल तो हम लगातार बात कर चुके हैं अमेठी की, लेकिन क्या वायनाड से राहुल गांधी अगर हारते हैं तो फिर तो उनके लिए बड़ी मुश्किल रहती है? नहीं, हारने की बात नहीं कहते। मुझे तो लगता है कि आपस में एक समझौता होगा। हो सकता है वो लोग इस बार जो है कांग्रेस जो है इस इंडिया ब्लॉक के अलायंस को, इंडिया ब्लॉक का जो है मेजर वो जो अगर भविष्य देखते हुए थोड़ा सा हो सकता है कि वो अग्री भी कर जाएं, क्योंकि वहाँ लेफ्ट का जीतना जरूरी है।
अगर कांग्रेस ने पिछली बार स्वीप किया था, अगर लेफ्ट को नहीं जीतने देंगे तो वो आगे आके जो है कहाँ से लड़ेंगे। जी। तो यूनिटी के लिए, अपोजिशन यूनिटी को बनाए रखने के लिए राहुल गांधी शायद अपनी सीट वो सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। ये मतलब कर सकते हैं। लेकिन सर इसमें ये है कि हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे, वहां उन्होंने कहा कि कई बार नारे लगाए कि इस बार 400 पार 400 पार। तो यही जो नारा है लगातार, तो ये नारा कहाँ से पूरा होगा, क्योंकि उत्तर भारत में तो इतनी सीटें हैं नहीं। देखिए, दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं जी। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं, जिसमें कि आप तमिलनाडु देख लेंगे, केरला देख लें, कर्नाटका देख लें, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जी। तो और इनके नारे को अगर जैसे आप देखते हैं कि 373 जो है, 373 या 370 की बात वो करते हैं कि वो बीजेपी के आवे और बाकी सीट जो अलायंस का हो, ताकि 400 सीटें आवें। अगर इस नारे के तहत हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें तो इन 5 राज्यों में, केरल में लगातार वोट प्रतिशत बढ़ा है बीजेपी का, और बीजेपी इस बार केरल की जो इन 5 राज्यों की मैंने बात की, तो इसमें तकरीबन 130 सीट आती है, 130 से 129 सीट आती है। अगर इन 130 में से जो है, अगर केरल से शुरुआत होती है, सपोज वो 5 सीट जीतते हैं, 5 सीट, क्योंकि इन्होंने 2 यूनियन मिनिस्टर को, जैसे एक महत्वपूर्ण मंत्री हैं जो उन्होंने लड़ाया है, यूनियन राजीव चंद्रशेखर राव को, तिरुवनंतपुरम, हाँ, उन लोगों को लड़ाया है। तो वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और मामल्लपुरम पे लड़ा है, 2 महिलाओं को लड़ाया है, जिसमें शोभा सुरेंद्रन है। शोभा सुरेंद्रन जो है वहाँ की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, बहुत तेज तर्रार नेता हैं। वो लगातार 2016 के असेंबली इलेक्शन में लड़ी, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में लड़ी, 2021 के फिर से असेंबली इलेक्शन में लड़ी। इस बार उनको जो है महत्वपूर्ण अलपुजा एक जगह है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से लड़ाया जा रहा है। और पार्टी उनकी लीडरशिप को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है, तेज तर्रार नेता हैं। शायद कुछ पलट भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर मैं एक बात आपको और बता दूं कि वहाँ पर जो है 18.4% जो है, वहाँ पर जो जनसंख्या के उसको हम लोग देखें तो तकरीबन 18.4%, 18.4% जो है क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और साथ ही में जो है 26.6% मुस्लिम पॉपुलेशन है। मुस्लिम पॉपुलेशन ज़बरदस्त है। और लेकिन साथ ही में जो इजावा कम्युनिटी, नायर कम्युनिटी, जो वहाँ का थोड़ा सा कास्ट कॉम्बिनेशन उत्तर भारत से अलग है। बीजेपी का वोट बैंक क्या बनेगा वहाँ पर? वहाँ पर जैसे आपने पूछा वोट बैंक की बात, बीजेपी का जो है वहाँ पर मेजर जो वोट बैंक बनता है, नायर कम्युनिटी है, इजावा कम्युनिटी है, जो कि हिंदू कम्युनिटी है माना जाता है, जो कि सनातनी है। तो उन लोगों के बीच में नायर कम्युनिटी ने ज़बरदस्त इन लोगों को सपोर्ट किया है। साथ ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सिर्फ हिंदुओं पे नहीं बेस कर रहे हैं वहाँ पर। आपने देखा होगा कि एक ए.के. एंटनी जो पुराने जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे, एंटनी साहब के लड़के हैं, उनको ए.के. एंटनी के लड़के अनिल एंटनी है, जिनको प्रथम ठिक्का एक सीट है जो मैं अनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ करेक्टली, वहाँ से लड़ाया है। तो ए.के. एंटनी की लिगेसी, मैं नहीं कहता कि वो पूरी तरह से इनहेरिट किए हैं, लेकिन एंटनी साहब के लड़के जो अनिल एंटनी हैं, उन्होंने डिसइल्यूजन्ड होकर कांग्रेस छोड़ा और बीजेपी के साथ में आ गए हैं। तो वो भी एक अच्छी फाइट देंगे, हो सकता है जीत भी जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर हम ऐसे चर्चा करें कि 20 सीटों में से एक अनुमान लगाएं, पूर्वानुमान लगाएं कि 20 सीटों में से कांग्रेस कितनी जीतेगी, बीजेपी कितनी जीतेगी और सीपीआईएम कितनी, क्या अनुमान रहेगा? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले अगर हम वोट बैंक की बात करें, जितना वोट शेयर मिला है बीजेपी को, विधानसभा की बात करें तो करीब 14 से 15% वोट शेयर मिला है। तो क्या अगर ये वोट शेयर 25 से 30% होता है या 25% होता है, तो क्या 5 सीटें निकल पाएंगी? देखिए, बीजेपी जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पिछले 2-3 महीनों में 2-3 रैली की है, 3 बार केरला विजिट की है, और 22 जनवरी के बाद से या जो प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उसके पहले भी जिस तरह से साउथ के स्टेट्स में घूमे हैं, और लगभग तकरीबन जब भी गए हैं तो वहाँ के किसी प्रमुख मंदिर में उन्होंने जाके पूजा की है। तो जो सनातन के साथ उसको जो जोड़ने की कोशिश की, केरला में भी मैंने कहा कि आपको कोई तकरीबन जो है 54% जो पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है, जिसमें नायर्स एंड इजावाज मेजॉरिटी हैं। तो इन लोगों को जो है सनातन के साथ जोड़ के अगर वो कामयाब होते हैं, जैसा कि उन्होंने कॉन्फिडेंस में कहा भी कि हम लोग जो है हमारे जैसे वोट प्रतिशत डबल डिजिट में आ गया है, तो हम अपनी जो सीटों की संख्या भी डबल डिजिट यानी 10 की देखा जाएगा, वो जीतने के वहाँ पर हाँ, उम्मीद रख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। अब कितना फलीभूत होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन 4-5 सीट पे जो है लोग अच्छी टक्कर में रहेंगे, ऐसा लगता है। तो कुल मिला के सर, अगर हम आज का पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर थी प्रधानमंत्री मोदी का बयान कि मोदी का परिवार
कल लालू प्रसाद यादव ने अपने भाषण में मोदी के परिवार को लेकर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा कि सब विपक्ष धड़ाम हो गया। वो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसे समय में उनका ये स्टेटमेंट आया है, या यूं कहे विपक्ष ने गलती की है, क्योंकि मोदी का जब विरोध ये लोग प्रखर तरीके से करते हैं तो मोदी जी उसको रिवर्स करके वो अपनी शक्ति बना लेते हैं। पिछली बार भी हुआ था सर, मैं भी चौकीदार, इस बार आ गया मोदी। तो परिवार पे जो उन्होंने जो परिवारवाद पे हमला करते हैं मोदी जी, तो उसके अगेंस्ट में ही ये टिप्पणी थी। तो मैं आपको बताऊं कि इस बार लाल किले से जब उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने स्ट्रेटेजी चेंज की। प्रधानमंत्री मोदी जब भी बात करते हैं 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। और दूसरी बात, इस बार उन्होंने लाल किले से भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवारजनों, आपने पहली बार अगर ध्यान दिया होगा परिवारजनों, तो इस बार उन्होंने पूरे देश को एक परिवार के रूप में लेकर आगे चलने की बात कही। उसको एक सपना दिखाया 2047 का कि हम लोग किस तरह से विकसित भारत इस देश को बनाएंगे। उसके लिए आपने देखा होगा कि आखिरी कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने जो है एक एजेंडा भी तैयार करवा लिया है कि फर्स्ट 100 डेज में क्या करेंगे हम लोग, उसका भी एजेंडा तैयार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो फिर से सत्ता में आ रही है। अब कैसे आएगी ये बड़ी बात नहीं है, कितने नंबर आएंगे, क्योंकि उनको जो है अपने जो वोट का प्रतिशत है उसको 50% से ऊपर करना है। रणनीति इस ओर है। तो कुल मिला के सर जो ये चीज़ें हैं ये साउथ से हो सकती हैं, क्योंकि 400 पार तो तभी होगा जब साउथ से करीब 40 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। हाँ, इसलिए क्योंकि कर्नाटका में पिछली बार, कर्नाटका में बताऊं आपको कि 28 लोकसभा सीट है, और पिछली बार जो है इन्होंने जो है तकरीबन उसमें 24-25 सीट जीती थी। 24 अगर मैं सही हूँ तो इन्होंने कर्नाटका से जो है तकरीबन 24-25 सीट जीती थी। और इसके बाद जो है बचता है तेलंगाना में भी इन्होंने सीट जीती थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी ये इन्होंने अलायंस किया हुआ है। आंध्र प्रदेश में जो है इन्होंने जो टीडीपी है उसके साथ में जा सकते हैं, और जो जनसेना आपने देखा होगा वहाँ के एक एक्टर हैं, उनकी जो पार्टी है, तो इस तरह की संभावनाएं हो रही हैं कि उनके साथ अलायंस करके ये अपने को मजबूत कर सकते हैं। तमिलनाडु में मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो अन्ना जिनको कहते हैं स्टेट चीफ हैं, वो अगर आप याद कर पाए, अन्नामलाई जो उनका नाम है, जो स्टेट चीफ है, उन्होंने 7 महीनों तक की एक लंबी यात्रा की। उसके बाद में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो जीके वासन, जो कि राज्यसभा में इस समय मेंबर हैं, उनकी जो तमिलनाडु कांग्रेस है उसके साथ में AIADMK की बातचीत चल रही। तो ये दोनों मिल के जो है अगर एनडीए में शामिल, वो तो जीके वासन तो शामिल ही हैं एनडीए में, वो कोशिश कर रहे हैं कि AIADMK को, पलानीस्वामी को, क्योंकि पिछली बार तमिलनाडु में 39 सीट्स में से डीएमके ने स्वीप किया था और उन्होंने 38 सीट जीती थी। तो कुल मिलाकर सर बीजेपी का मकसद है कि चाहे गठबंधन की सीटें आए, अलायंस की सीटें आए, लेकिन आनी 50+ सीटें हैं। हाँ, अगर उन्हें कोशिश करेंगे वो लोग उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। मैंने कहा कि जैसे 130 सीट है, अगर आप लक्षद्वीप और पुडुचेरी को मिला ले तो तकरीबन 130, 31 या 32 सीट बनती है, और मतलब 130 के आसपास मिलता है। तो पुडुचेरी में तो मुझे जहाँ तक पता है कि बीजेपी समर्थित ही सरकार चल रही है वहाँ पर, तो उन्होंने सेंधमारी कर ली है। सबसे डिफिकल्ट जो है फिलहाल तमिलनाडु दिख रहा है। केरल में संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं। केरल बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब जी कह सकते हैं। तो सर आखिरी सवाल हम इस पे डिस्कशन करते हैं कि क्या केरल में कांग्रेस और लेफ्ट दोनों अगर मैदान में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं तो क्या बीजेपी को इसका फायदा होगा? जरूर होगा, क्योंकि अगर केरल में अगर इंडिया ब्लॉक यानी जो लेफ्ट अलायंस और यूडीएफ अलायंस एक साथ नहीं आते हैं, आपस में समझौता नहीं करते हैं, तो उनकी जो बीच की लड़ाई है उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। और मैं आपको कहूं कि जैसे कि सनातन के साथ जोड़ के किया है इन लोगों ने। और केरला में इसलिए लोग आशान्वित है क्योंकि केरला को एक नया नाम, एक निक नाम कहा जाता है, गॉड्स ओन कंट्री। और लॉर्ड राम के साथ में, भगवान राम के साथ में गॉड्स ओन कंट्री का जो है, गॉड्स ओन कंट्री का एक अलायंस हो सकता है। मतलब सनातन का एक तरह से नेचुरल अलायंस बनता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है मुझे लगता है कि बीजेपी जो है काफ़ी जो है उत्साहित है। मुझे लग रहा है कि 2-4% जो वोट शेयर है ये इसी नाम को लेकर बीजेपी कुछ ना कुछ चुनाव के दौरान करेगी और इसी नाम पर खेल सकती है। ये इमोशनल मुद्दा है, ये इमोशनल मुद्दा है। मुझे लगता है इमोशनल मुद्दों का नैरेटिव जो है वो बड़ी जल्दी सेट हो जाता है, जनता उसके साथ कनेक्ट करती है और राजनीतिक पार्टियां उसका फ़ायदा उठाती हैं। जैसा कि आपने आज देखा ही कि उन्होंने तुरंत अपने उस नारे को बदला और लोगों के साथ को रिलेट कर लिया। बिल्कुल, आपने देखा। बिल्कुल वही फायदा हो। तो कुल मिलाकर केरल की जो भूमिका है इस वक्त आने वाले लोकसभा चुनाव में वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। केरल में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी, कितनी मजबूत होगी, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, कितनी कांग्रेस को मिलेंगी और कितनी लेफ्ट को मिल सकती हैं, आप
अपना आपकी जो राय होगी वो कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। हम लगातार रोजाना आपके साथ इसी मुद्दे को लेकर, लोकसभा चुनाव के मुद्दे को लेकर कहाँ क्या समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर आए रोजाना हाजिर होंगे। देखते रहिए India.com।